आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है केचुए का, जिसके पार्ट्स के नेम लिखे हुए हैं। इस पार्ट्स को हम लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी करने से पहले देखते हैं कि केचुए का मुख्य भोजन क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, केचुआ मिट्टी को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, अतः मिट्टी में पाए जाने वाले समस्त कार्बनिक पदार्थ इसका भोजन है। इसमें अंडे, बीज, लार्वा, सड़ी गली पत्तियां तथा मृत पौधे व जीवों के अवशेष शामिल हैं। अतः अर्थवर्म को ओमनीवोरस कहा जाता है। केचुए को हम देखते हैं कि मिट्टी में बिल बनाकर रहता है। केचुआ जब मिट्टी में बिल बनाता है तो मिट्टी को ही भोजन के रूप में ग्रहण करता है। केचुए के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो मिट्टी से अपने भोजन को अलग कर सके, इसलिए वह मिट्टी को ही खा लेता है। तो मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि अंडे, बीज, लार्वा, सड़ी गली पत्तियां, मृत पौधे व जीवों के अवशेष, ये सब उसका मुख्य भोजन है। इसलिए केचुए को ओमनीवोरस, सर्वाहारी कहा जाता है। अब आएंगे इसके एलिमेंट्री कैनाल पे, आहार नाल। केचुए का शरीर थर्मस फ्लास्क की भांति दोहरी नालिका, ट्यूब विथ इन ट्यूब जैसा होता है। थर्मस आप देखे होंगे, थर्मस के अंदर दो लेयर होती है, एक बाहर की लेयर और एक अंदर की लेयर। ठीक वैसे ही केचुए का जो संरचना है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो ट्यूब विथ इन ट्यूब जैसा, थर्मस फ्लास्क की भांति, मीन्स नली के अंदर नली जैसा होता है। क्योंकि केचुए की बॉडी खुद एक नली की जैसी होती है, एक ट्यूब लाइक होती है, और उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी एक ट्यूब जैसा और स्ट्रेट होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ट्यूब विथ इन ट्यूब, नली के अंदर नली जैसी संरचना वाला होता है। बाहरी नालिका देह भित्ति इसकी बॉडी वॉल बनाती है, बाहर की जो नालिका है वो उसकी देह भित्ति बनाती है, और भीतरी नालिका एलिमेंट्री कैनाल बनाती है। इसकी आहार नाल कंप्लीट होती है, जिसमें टोटल 6 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है इसका माउथ, मुख। फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम के वेंट्रल सरफेस पर मुख स्थित होता है। केचुए के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था, केचुए का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसे पेरिस्टोमियम कहते हैं। पेरिस्टोमियम के ही वेंट्रल सरफेस पर माउथ प्रेजेंट होता है। ये फर्स्ट सेगमेंट जिसे पेरिस्टोमियम बोलते हैं, वहीं पर एक दरार के रूप में माउथ प्रेजेंट होता है, एक अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर होता है इसका। यह नीचे बक्कल कैविटी में ओपन होता है। नेक्स्ट है बक्कल कैविटी। यह फर्स्ट सेगमेंट से थर्ड सेगमेंट के मध्य तक फैली रहती है। माउथ को हम देख रहे हैं कि माउथ जो है जस्ट अपने नीचे बक्कल कैविटी में ओपन होता है। ये माउथ है, माउथ जस्ट नीचे बक्कल कैविटी में ओपन हो रहा है। बक्कल कैविटी थर्ड सेगमेंट के मध्य तक फैली रहती है। फर्स्ट से स्टार्ट होती है माउथ से, और थर्ड सेगमेंट के मध्य तक फैली रहती है। इसकी वॉल में अनेक प्रोट्रैक्टर व रिट्रैक्टर मसल्स पाई जाती हैं, जो बक्कल कैविटी को माउथ से बाहर निकाल सकती हैं। केचुए की जो बक्कल कैविटी होती है उसमें मसल्स पाई जाती हैं, प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स। ये मसल्स बक्कल कैविटी को माउथ के बाहर निकाल सकती हैं। केचुआ जब बिल बनाता है, मिट्टी में सुरंग बनाता है, तब इस क्रिया का यूज करता है, जिसमें वो बक्कल कैविटी को बाहर निकालता है और मिट्टी को अपने अंदर भोजन के रूप में ले लेता है। नेक्स्ट है फेरिंग्स। बक्कल कैविटी अपने पीछे एक बड़ी पियर शेप स्ट्रक्चर में ओपन होती है, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। ये बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी जस्ट अपने नीचे एक नाशपाती के आकार की संरचना में ओपन होती है, जिसे फेरिंग्स कहते हैं। और फेरिंग्स जो है वो फोर्थ सेगमेंट तक फैला रहता है। फेरिंग्स में फेरेंजियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो म्यूकस और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को स्रावित करती हैं। ये जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स में फेरेंजियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उस फेरेंजियल ग्लैंड्स को सलाइवरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जो म्यूकस और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। नेक्स्ट है ईसोफेगस। यह फोर्थ सेगमेंट से सेवेंथ सेगमेंट तक फैली रहती है। यह नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो फेरिंग्स को गिजर्ड से जोड़ता है।
यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फेरिंग्स का पार्ट है। फेरिंग्स जस्ट अपने नीचे एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है, पतली और लंबी संरचना में, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस ग्रसनी को फेरिंग्स को गिजट से जोड़ती है और यह 4th से लेकर 7 सेगमेंट तक फैली रहती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गिजर्ड। ईसोफेगस 8 सेगमेंट में एक ओवल शेप संरचना में ओपन होता है, जिसे गिजर्ड कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि यह है ईसोफेगस। ईसोफेगस नीचे एक ओवल शेप अंडाकार संरचना में ओपन होता है, जिसे गिजर्ड कहते हैं। इसकी दीवार हाईली मस्कुलर होती है तथा क्यूटिकल की एक लेयर होती है। यह भोजन को पीसने का काम करता है। गिजर्ड की जो वॉल होती है वो हाईली मस्कुलर होती है, बहुत ज़्यादा पेशीय होती है। इसमें जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इसकी वॉल में क्यूटिकल की एक लाइनिंग भी होती है, जिससे ये भोजन को ग्राइंड करने का, पीसने का काम करते हैं। तो भोजन को पीसने का काम कहाँ होता है? गिजर्ड में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टमक। यह एक पतली नालिका के रूप में 9th से 14 सेगमेंट तक फैला रहता है। इसकी दीवार अत्यंत ग्रैंडुलर होती है, जो प्रोटीन पाचक एंजाइम्स को स्रावित करती है। हम यहाँ पे देखेंगे यह एक स्टमक है। गिजर्ड जस्ट नीचे स्टमक में ओपन हो रहा है। स्टमक एक पतली लंबी नालिका के समान है और यह 9 से लेकर 14 सेगमेंट तक फैला रहता है। इसकी जो वॉल है वो ग्रंथिल होती है और ग्रंथि एंजाइम को सिक्रीट करती है, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन। अमाशय स्टमक जो है अपने पीछे लंबी, चौड़ी और पतली भित्ति वाले नली समान संरचना में खुलता है, जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं। या ये है स्टमक। स्टमक जो है अपने नीचे लंबी और चौड़ी, ये जो स्टमक होता है वो इंटेस्टाइन है वो स्टमक से चौड़ा होता है। तो ये अपने पीछे लंबी, चौड़ी और पतली भित्ति वाले नली समान संरचना में खुलता है, जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं। यह 15 से लास्ट सेगमेंट तक फैला रहता है। इंटेस्टाइन जो है वो 15 सेगमेंट से स्टार्ट होता है और टोटल जो इसमें सेगमेंट होते हैं लास्ट सेगमेंट तक फैला रहता है। केचुए में हम देखते हैं कि 100 से लेकर 120 तक सेगमेंट होते हैं, तो यह 15 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है। इसके 3 भाग होते हैं: प्री टिफ्लोसोलर रीजन, टिफ्लोसोलर रीजन, पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। इंटेस्टाइन में एक टिफ्लोसोल नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे इंटेस्टाइन को हम देख रहे हैं कि ये 15 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक फैला रहता है, तो इसके बीच में एक टिफ्लोसोल, जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसमें एक टिफ्लोसोल नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो जिस पार्ट में टिफ्लोसोल पाया जाता है वो टिफ्लोसोल रीजन होता है और उसके पहले वाले पार्ट को प्री टिफ्लोसोलर रीजन और बाद वाले पार्ट को फर्स्ट है प्री टिफ्लोसोलर रीजन। यह 15 सेगमेंट से लेकर 26 सेगमेंट तक फैला रहता है। 26 सेगमेंट में इंटेस्टाइन की दीवार से एक जोड़ी लेटरल उंगली जैसे उभार निकले रहते हैं, जो आगे की ओर 20वें-22वें सेगमेंट तक पहुंच जाते हैं। इन्हें इंटेस्टाइनल सीकी कहते हैं। ये स्टार्च पाचक या एमाइलेटिक एंजाइम्स का स्रावण करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि 15 सेगमेंट से लेकर 26 सेगमेंट तक प्री टिफ्लोसोलर पार्ट होता है। 26 सेगमेंट में एक उंगली जैसा उभार निकला रहता है दोनों लेटरल साइड में, जिसे इंटेस्टाइनल सीकी कहते हैं। ये इंटेस्टाइनल सीकी 26 सेगमेंट से स्टार्ट होते हैं और ऊपर की तरफ 20 या 22 सेगमेंट तक पहुंच जाते हैं। ये जो इंटेस्टाइनल सीकी होते हैं ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम्स या एमाइलेटिक एंजाइम्स को स्रावित करते हैं। नेक्स्ट है टिफ्लोसोलर रीजन। यह 27 सेगमेंट से प्रारंभ होकर अंतिम से 24 व 25 सेगमेंट तक फैला रहता है। इस भाग में आंत की दीवार से एक मोटा फोल्ड इसी गुहा के अंदर पूरी लंबाई में लटका रहता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्री टिफ्लोसोलर पार्ट है वो 15 से लेकर 26 सेगमेंट तक होता है
26 सेगमेंट के जस्ट बाद 27 से टिफ्लोसोलर पार्ट स्टार्ट होता है। टिफ्लोसोलर पार्ट 27 सेगमेंट से स्टार्ट होता है और जो लास्ट सेगमेंट होता है, इसका जो अंतिम खंड होते हैं, अंतिम से हम काउंट करें तो 24 या 25 सेगमेंट को छोड़ दें तो ये पूरा वहाँ तक फैला रहता है। अंतिम से काउंट करें तो 24 और 25 सेगमेंट और ऊपर से 27 सेगमेंट्स से लेकर के अंतिम के 24 और 25 सेगमेंट तक फैला रहता है। मीन्स नीचे के जो 24 और 25 बचते हैं वो पोस्ट टिफ्लोसोलर पार्ट कहलाते हैं। तो टिफ्लोसोल पार्ट क्या कहाँ तक है? 27 से स्टार्ट होकर के अंतिम के 24 और 25 सेगमेंट तक। टिफ्लोसोलर पार्ट में जो आंत की गुहा होती है, जो इंटेस्टाइनल कैविटी होती है, उसमें एक फोल्ड जैसा स्ट्रक्चर लटका हुआ पाया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटेस्टाइनल कैविटी है, इंटेस्टाइनल की वॉल में ही अंदर की गुहा में एक फोल्ड मुड़ा हुआ पार्ट इसकी पूरी लंबाई में प्रेजेंट होता है, जिसे टिफ्लोसोल कहते हैं। टिफ्लोसोल जैसे कि ह्यूमन बॉडी में इंटेस्टाइन में विलाई पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से केचुए में ये टिफ्लोसोल पाया जाता है, जो अवशोषण के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है। टिफ्लोसोल का मुख्य कार्य होता है एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। नेक्स्ट है पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। यह अंतिम भाग है जो अंतिम के 24 और 25 सेगमेंट तक फैला रहता है। अंतिम का हम लोग जो लोग देखे थे अभी के जो 24 और 25 सेगमेंट बचे हुए हैं वो पोस्ट टिफ्लोसोलर पार्ट है। इस भाग को रेक्टम या मलाशय कहते हैं और यह एनस के द्वारा बाहर खुलता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट में एनस है और यह एनस के थ्रू बाहर खुलता है और इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो कलेक्ट होते हैं।